साथियों जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग मुदालियर कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मुदालियर कमीशन, आप बीएड का अगर पेपर पढ़ रहे होंगे, बीएड कभी आपने किया होगा तो बीएड के सेकंड जो आपका ईयर है उसमें पेपर फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज रखा गया है। बात इसमें बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की गई है। खैर ये वीडियो टेट सीटेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुदालियर कमीशन से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। तो आइए मुदालियर कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। मुदालियर कमीशन हमारा शीर्षक है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। मुदालियर कमीशन का गठन कब हुआ? 1952 में, और इनकी रिपोर्ट 53 तक आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, सन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग है, ना कि प्राथमिक। तो प्राथमिक मत लगाइएगा अगर परीक्षाओं में आए तो, प्राथमिक नहीं है, माध्यमिक है, यानी मिडिल स्कूल के लिए है। मिडिल का स्कूल आपने देखा होगा, गांव में मिडिल स्कूल खुले होते हैं, तो ये मिडिल के बारे में चर्चा की गई है इसमें। आइए इसकी विस्तार पूर्वक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष के नाम पर ही इसका नाम मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब अध्यक्ष के नाम पर इनका मतलब इस कमीशन का नाम मुदालियर कमीशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी इसके अध्यक्ष थे। और इनका मतलब ये कमीशन का गठन कब हुआ? ये 23 सितंबर 1952 में हुआ। जो मुदालियर आयोग है उसके जो अध्यक्ष जी हैं वो कहाँ पढ़ाते थे, मतलब वो कहाँ के उप कुलपति थे? पढ़ाते नहीं थे, उप कुलपति थे, चांसलर थे, वाइस चांसलर। ये मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। आइए इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बनाई गई इनके द्वारा, इसके लिए इसके गठन से संबंधित इनको कुछ कार्य दिए गए थे। तो क्या कार्य दिए थे वह उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इनका कार्य ये था कि इनका कार्य तत्कालीन शिक्षा, मतलब इस टाइम पीरियड में जो शिक्षा चल रही थी 1952 में, तत्कालीन शिक्षा के सभी पक्षों को जांच करना है, सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो सिर्फ जांच ही नहीं करना है क्या कमी है क्या नहीं है, उसके लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है कि इसको सुधारा कैसे जा सके। इसलिए इस कमीशन का गठन किया गया। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी। तो कुछ दोष थे उस समय माध्यमिक शिक्षा में, इसी वजह से तो गठन हुआ। तो माध्यमिक शिक्षा में क्या उस समय दोष थे, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में उस समय की जो माध्यमिक शिक्षा थी वो एक पक्षी थी। एक पक्षी होने का मतलब कि शिक्षा का कार्य सिर्फ इस समय ये था कि छात्र कैसे अगली क्लास में जाएं। अगर वो 6 में पढ़ रहे तो कैसे 7 में जाएं, कैसे 8 में जाएं, मतलब अगली क्लास में भेजने वाली शिक्षा चल रही थी। जो ये शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी दोष है, क्योंकि हमें छात्रों के विकास के विषय में सोचना है, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है हमें, और कैसे उसका विकास हो सके। तो इस वजह से तो पहले ये एक पक्षीय व्यवस्था ही खराब है। हमको छात्रों के बहुपक्षीय व्यवस्था पे कार्य करना है। सिर्फ जरूरी नहीं है कोई छात्र सबको पढ़ाई पे ही आगे लाना है, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उनको व्यवसायिक कौशलता भी देनी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है। तो ये ठीक अच्छी प्रणाली नहीं हुई। दूसरा और क्या कमी थी इसमें? शिक्षा में निरस्ता थी, संकुचित व्यवस्था और रूढ़िबद्धता को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। तो ये एक कारण ये भी था इसके दोष का। तीसरा कारण महत्वपूर्ण है, शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं हो रहा था। निर्माण ऐसे नहीं लिखा जाता, निर्माण को थोड़ा बदल दीजिएगा, ऐसे चरित्र का निर्माण के प्रति कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो चरित्र निर्माण होना भी जरूरी है। शिक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं ले रही थी। मतलब छात्रों
छात्रों को जैसे सब्जेक्टिव नॉलेज कितना है और परीक्षा पास करके अगली क्लास में जाएंगे, सिर्फ उसी की परीक्षा हो रही थी। पूरे संपूर्ण उस छात्रों की पूरी बहुपक्षीय पक्ष को नहीं देखा जा रहा था। उनके अंदर कितना ज्ञान, कितना प्रतिभा है, कितनी स्किल है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इस वजह से भी ये प्रणाली अच्छी नहीं मानी जा रही थी जो पहली चल रही थी। अब उसके बाद मुदालियर कमीशन बैठेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, वो अच्छी है, उसकी आपको चर्चा करनी है। तो माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य इन्होंने डिसाइड किया? उद्देश्य 4 इन्होंने बहुत बेहतरीन डिसाइड किया कि छात्रों में व्यावसायिक कुशलता यानी किस व्यावसायिक स्किल को डेवलप किया जाए। जैसे कोई दर्जी हो, कोई कपड़ा बनाने वाला, कोई ऐसे कोई सोने का कार्य, कोई मुद्रण का कार्य, सोना मतलब गोल्ड से संबंधित कार्य या मुद्रण से संबंधित कार्य को सीख सके, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जैसे जितने भी स्किल हैं बच्चे स्कूल टाइम से ही इसको सीखते रहें। जब वो आगे जब बड़े होंगे तो इसको अच्छे से अप्लाई करके वो बिजनेस या कोई रोजगार व्यापार शुरू कर सके। सोचिए कितना विजनरी इनकी विचारधारा है कि अभी से ही सोच लिए है कि छात्र कहीं परेशान ना हो आगे नौकरी ढूंढने में। कितनी विचारधारा तेज थी। भारत सरकार इस समय स्टार्टअप योजना जो चलाती है, आप देख रहे होंगे स्टार्टअप योजना, ये इसी पे आधारित है कि आप बच्चों का जैसे स्किल डेवलपमेंट हो, इसमें स्किल डेवलप व्यक्ति अपना जाए लोन लेकर कोई ना कोई बिजनेस शुरू करें। तो स्टार्टअप मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना है। स्किल डेवलपमेंट पे भी भारत सरकार कार्य कर रही है, कौशल विकास पे भी योजना चला रही है। तो सोचिए जो भारत सरकार आज कार्य कर रही है वो इस शिक्षा आयोग के माध्यम से कितनी पहले, कितनी प्राचीन व्यवस्था, मतलब 1952 में ही इन्होंने कितना विजनरी सोच को रखा दुनिया में भारत के सामने। ठीक। दूसरा, छात्रों का क्या विकास होना चाहिए? छात्रों के नेतृत्व का विकास हो, यानी छात्र दब्बू स्वभाव का ना हो, उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो कि वो नेतृत्व करे, दब्बू ना हो, दबा ना हो, हिचकिचाए नहीं, पढ़ने में, बोलने में, हर जगह उसमें नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी की डेवलपमेंट हो। ये क्वालिटी की डेवलपमेंट हो सके, यानी अब छात्रों को कैसे लीडरशिप क्वालिटी की डेवलपमेंट की जाएगी, इसके लिए छात्रों को कोई ग्रुप बनाकर कोई काम दिया जाए और उसमें से किसी एक विद्यार्थी को लीडर बना दिया जाए, तो इससे उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होगी। फिर कभी दूसरा ग्रुप बनाया जाए तो दूसरे विद्यार्थी को लीडर बना दिया जाए, ऐसे उसमें लीडरशिप क्वालिटी की डेवलपमेंट होगी। तो इस और भी कई तरीके हैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करने के। तीसरा, और क्या किया जाए? छात्रों में जनतांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाए, मतलब समाज में रहते हुए एक नागरिक की क्या भावना है, नागरिक का क्या कार्य है, इसकी भी डेवलपमेंट हो सके, इस पर भी कार्य किया गया। और चौथे नंबर पे, और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा पसंदीदा, पर्सनैलिटी पर काम किया जाए, यानी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जाए। छात्रों की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम किया जाए और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट किया जाए, उसको निखारा जाए, जो ज्यादा जरूरी है। आइए आगे समझते हैं। आगे और महत्वपूर्ण टॉपिक, शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन स्वरूप, संगठित स्वरूप, इसमें ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप जो बनाया गया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे होगी, गठित कैसे की जाए शिक्षा को, थोड़ा इसकी चर्चा हो। तो इस संबंध में निम्न सुझाव दिए गए। पहला क्या था? माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है उसको 7 वर्ष की होनी चाहिए, जो इस समय आप देख भी रहे होंगे 7 ही वर्ष की है। तो ये इनकी ही सुझाव है, 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जो शुरुआत के 3 वर्ष हैं, चलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बताते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 2 स्तरों में विभाजित करना चाहिए। 2 स्तर, जैसे एक स्तर होगा 6 to 8 और दूसरा स्तर 9 to 12। ठीक, ये क्लासेस हैं, आवर मत समझ लीजिए, घंटा मत समझ लीजिएगा इतने घंटे पढ़ाई करना है, नहीं, क्लासेस हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा भी है 3 वर्ष की मिडिल या जूनियर माध्यमिक या बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, या सीनियर बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। ये 3 वर्ष यही है, 6 to 8 क्लास। इसके बाद छात्र जब 8th पास हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आप देख रहे होंगे, जो इस समय आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, प्राप्त किए होंगे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों को जो डिग्री का कोर्स है वो 3 वर्ष का होना चाहिए। इसकी अवधि 3 वर्ष की डिग्री कोर्स की होनी चाहिए। डिग्री
जैसे आप बीए बीएससी कुछ भी करते हो, बीए बीएससी बीकॉम, तो ये सब डिग्रियां लेना है, डिग्रियां 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि ये तो 3 वर्ष है ही, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये शिक्षा आयोग 1952 में गठित की गई, तो इसका मतलब उसके पहले की व्यवस्था जो भी रही होगी उसको परिवर्तित किया गया इस व्यवस्था के माध्यम से। ये महत्वपूर्ण है जानना, ठीक, आज की स्थिति नहीं जानना है। आगे चलते हैं। टेक्निकल स्कूलों व औद्योगिक क्षेत्र के विद्यालयों पर भी काम करना चाहिए, उसको भी बनवाना चाहिए। और बालिकाओं के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए, और उनके लिए भी ये स्कूल विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। आगे भाषाओं के अध्ययन यानी क्या लैंग्वेज रखनी चाहिए, लैंग्वेज को क्या रखना चाहिए, इसके बारे में क्या कार्य किया। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें मुख्यतः 3 भाषाओं के बारे में चर्चा की गई। वो 3 भाषा क्या क्या थी? हिंदी, जो आप बोल ही रहे हैं, महत्वपूर्ण भाषा। दूसरी भाषा इंग्लिश, लेकिन इनकी सोच कितनी बढ़िया थी उस सोच को हम आपको बताएंगे। तीसरी थी संस्कृत। तो ये भाषाएं रखी गई। पहली भाषा हिंदी, ये इसका विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय, मतलब आप विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो ये कंपलसरी लैंग्वेज है, सबको पढ़नी है। दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश को इन्होंने भविष्य की भाषा कही, यानी आप सोचिए कि ये आयोग 1952 में गठित हुआ, तो 1952 में वो उस समय जो भी स्थिति रही हो, लेकिन इन्होंने कितना विजनरी तरीके से सोचा कि आगे आने वाले समय में जब आप 2023 में प्रवेश करेंगे तो उस समय इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाएगी। इस वजह से अगर आप लोग अभी से सीख लेंगे तो 2023 में जब आपके बच्चे प्रवेश करेंगे उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छे से आती रहेगी। कितना बढ़िया इनका विचारधारा है। तीसरी लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत को जो आज आधुनिक भारत में लोग भूलते जा रहे हैं, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हमने संस्कृत पे काम नहीं किया। और संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है, माता है। जननी का मतलब माता है, ठीक। और इसको उन्होंने कहा कि इसको अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे तो कितनी बेहतरीन लैंग्वेज है। आप बोल कर देखिए, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते उस फ्लो में जिस फ्लो में वो हिंदी और इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, आगे समझते हैं पाठ्यक्रम के विषय। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को जिन 2 स्तरों में विभाजित किया है उनके पाठ्यक्रम निम्न विषय के स्थान दिए गए हैं। तो पहला, मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्कूल में जो पाठ्यक्रम होगा ये सब छात्रों के लिए कंपलसरी है, और ये पाठ्यक्रम है, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं जैसे आप समझ सकें। तो क्या क्या लैंग्वेज होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी सोशल साइंस, गणित, कला संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा। नोट कर लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम रखे गए ये बहुत बेहतरीन है। आज आप जब 9 to 12 पढ़ने जाते हैं, जैसे आप 11th में जाते हैं तो आप चूज करते हैं कि आप साइंस साइड से पढ़ेंगे कि कॉमर्स साइड से पढ़ेंगे कि मैथ साइड से पढ़ेंगे, जैसे आप चूज करते हैं। तो ये व्यवस्था देखिए इन्होंने कितनी बेहतरीन व्यवस्था उसी समय ही विचार कर ली। चलिए आर्ट साइड, मैथ साइड जो अभी आप सोच रहे हो, तो हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए इसके अंतर्गत विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला एक आंतरिक विषय, दूसरा वैकल्पिक विषय। तो सोचिए आंतरिक विषय सबके लिए कंपलसरी है, वैकल्पिक विषय अपनी इच्छा अनुसार है, कोई भी कुछ भी ले सकता है। थोड़ी इसके बारे में विधिवत चर्चा कर लेते हैं। तो आगे आंतरिक विषय और वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय जो सबके लिए कंपलसरी है, सभी छात्रों हेतु कंपलसरी है यानी अनिवार्य है, वह है हिंदी, इंग्लिश, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक, एक शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, गणित, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, जो भी उस समय आपको गणित पढ़ना है, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना है। ये सब छात्रों के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा
दूसरे स्तर पे आपको क्या चूज करना है, इन जितने भी ये पाठ्यक्रम दिए गए हैं इनमें से कोई एक ठो आपको चूज करना है। जैसे आप या तो ये एक व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, यानी कताई बुनाई, दर्जी का काम, धातु का काम या लकड़ी का काम या मुद्रण का काम या उद्यान संबंधी कोई भी काम, आपको कोई एक काम सीख कर ही जाना है। सीख लेंगे तो आपको आगे भविष्य में उस व्यवसाय में काम करने में आसानी होगी, क्योंकि दोबारा से सीखना नहीं रहेगा। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत क्या था, इसमें 7 विषयों के जो समूह दिए गए हैं, इसी 7 विषय के समूहों में कोई भी 3 विषय आपको चूज करना था। तो कोई भी आप 3 विषय चूज करेंगे, ये आपका पाठ्यक्रम यहां से डन हो गया, तैयार हो गया। अब आपको इसी पे आगे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, आगे बढ़िए। परीक्षा तथा मूल्यांकन, तो परीक्षा प्रणाली कैसी है, मतलब एग्जामिनेशन प्रणाली कैसी बनाई जाए और इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। इवैल्यूएशन कैसे की जाए और एग्जाम कैसे हो, तो आयोग द्वारा एक नवीन परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा रखी गई। ठीक, अभी तक जो व्यवस्था थी उसको आप सोचिए मत, नई व्यवस्था पे काम करते हैं। तो क्या क्या थी, पहला, पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। तो जैसे आप एक परीक्षा देते हो एनुअल एग्जाम की, तो ऐसे ही एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, केवल सार्वजनिक परीक्षा, पाठ्यक्रम जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये एग्जाम के बारे में चर्चा है। ठीक, लिखता जाऊंगा जैसे आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा, जितने भी बाह्य परीक्षाएं हैं या बाह्य परीक्षाओं की जो संख्या है उसकी कमी करनी चाहिए। ठीक, तो जहां कमी की बात होती है छात्र बहुत खुश हो जाते हैं, परीक्षा कम हो गया, बहुत बढ़िया। तो ठीक, परीक्षाओं की, बाह्य परीक्षाओं की कमी करनी चाहिए, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम की कमी करनी चाहिए। तो और सार्वजनिक परीक्षा जो है पूरी पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए तब लेनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर परीक्षाएं जो हो निबंधात्मक ना होकर, यानी सब्जेक्टिव ना होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार की हो। जो परीक्षा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मास्टर साहब आज अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं किया गया है, या कोई विद्यार्थियों ने परेशान किया हुआ है, या सपोज कीजिए घर में ही उनकी किसी से अनबन हो गई हो, नाश्ता सुबह सही से टाइम से ना मिला हो, तो वो आपकी कॉपी को ऐसा ना चेक कर दें कि आप एकदम से फेल हो जाएं या कम नंबर प्राप्त कर लें। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने में क्या होगा कि छात्र जो भी उत्तर सही लगाया होगा या गलत लगाया होगा, वो उसी आधार पर उसको नंबर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कोई कहानी कथा लिखने की जरूरत नहीं है, टिक लगा दीजिए, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा ये तो थी एग्जाम की सिस्टम। इसके अब इवैल्यूएशन को थोड़ा देख लेंगे। इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए छात्रों का। इवैल्यूएशन यानी आंतरिक मूल्यांकन करते समय, यानी जब आप इंटरनल इवैल्यूएशन करें तो उस समय आप अग्रलिखित को उचित महत्व दें। क्या क्या चीजों को महत्व देना चाहिए, आंतरिक परीक्षाएं, आप इंटरनल एग्जाम लेते हैं उसको भी इंपॉर्टेंस दें। नियतकालीन परीक्षाएं, जैसे आप कोई भी टर्म में एग्जाम लेते हैं उसकी भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। और विद्यालयी अभिलेख, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयी अभिलेख यानी स्कूल आपका जो डाटा रखा हो, जो भी आपका इवैल्यूएशन किया है, जो एक डाटा रखा है कि ये विद्यार्थी अच्छा है, नियमित आता है स्कूल, हर एक कार्य में आगे रहता है, अच्छे से रहता है, सफाई में ज्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है, एक डाटा सर आपके विद्यालय ने आपके बारे में जमा कर रखा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपका इवैल्यूएशन करना चाहिए। तब आपको परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा नंबर, अंक प्राप्त हो जाए। जैसे आपने देखा होगा ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, यही व्यवस्था होती है कि विद्यालयी अभिलेख अब पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए साथी, यहीं से हमारा टॉपिक खत्म होता है। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट आप सभी को। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।